नमस्कार दोस्तों, सीटेट की परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को होगी। पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें एनसीईआरटी, पीवाईक्यू क्वेश्चन और पेडागोजी के बेहतरीन क्वेश्चन को एक वीडियो में समाहित किया गया है। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आतपन का संबंध है वायु दाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सूर्य ऊर्जा के साथ। आतपन का संबंध किसके साथ होता है? सूर्य ऊर्जा के साथ होता है। आखिर दोस्तों आतपन होता क्या है? आतपन का दूसरा नाम क्या है? सूर्यातप। इसको सूर्यातप बोलते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली पृथ्वी पर ऊर्जा होती है, उसी को क्या बोलते हैं? सूर्यातप बोलते हैं, जिसको क्या करती है? पृथ्वी रोक लेती है। जिस प्रकाश या ऊष्मा को सूर्य से प्राप्त होती है उसको पृथ्वी रोक लेती है, वही कहलाती है आतपन। इसलिए इसका संबंध सूर्य ऊर्जा के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर होगा न्यायपालिका। जो न्यायपालिका होती है वो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली एक अंतिम और अर्थ निर्णायक मानी जाती है। किसको? न्यायपालिका को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्टेशन हाउस अफसर। स्टेशन हाउस अफसर को क्या बोलते हैं? एसएचओ बोलते हैं इसी को, ठीक है, इसी को बोलते हैं एसएचओ, ठीक है। जो थाने का प्रभारी होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? स्टेशन हाउस अफसर होता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तब क्या होता है? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको समझना है कॉमन सेंस के जरिए, ठीक है। तो यहां से आपसे क्या पूछा है? सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तब क्या होता? आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए सीटेट परीक्षा के लिए एक बेहतरीन बुक लेकर आया हूं। ये बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली बुक है, जो सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इस बुक की खासियत है कि इसमें 21 सोल्व पेपर दिए गए हैं, जो कि वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं सारे पेपर का सॉल्यूशन आपको मात्र एक बुक में मिलने वाला है। इस बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप इस बुक को खरीद सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है, ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में पूछे ही गए हैं, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। कंसेप्ट आप लोगों का ऐसा समझा दूंगा, जो बार बार जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपको मैं बार बार बता दूंगा, जिससे कि आपका पेपर चंद मिनटों में सोल्व हो जाएगा एसएसटी का। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? परंपरागत स्रोत, ठीक है, ऊर्जा के। तो इस क्वेश्चन को तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होगा कि परंपरागत क्या होता है और अपरंपरागत क्या होता है, ठीक है। वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो परंपरागत। परंपरागत स्रोत या ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जो जल्दी क्या होते हैं? जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अनवीकरण नाम से भी जानते हैं। अनवीकरण यानी कि जो बहुत पुराने आपके स्रोत हो चुके हैं, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनको क्या नहीं किया जा सकता है?
पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने में हजारों करोड़ों वर्ष का टाइम लगता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं परंपरागत स्रोत बोल लो या अनवीकरण स्रोत बोल लो। ठीक है, जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज तेल हो गया, ठीक है ना, ईंधन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। ये सभी दोस्तों कैसे हैं, ये आपके परंपरागत होते हैं जो जल्दी समाप्त हो जाते हैं अगर एक बार आप प्रयोग कर लो। ठीक है, दोबारा आप इसको उत्पन्न नहीं कर पाओगे, ना ही प्राप्त कर पाओगे, उनको बोलते हैं परंपरागत स्रोत। तो मैंने आपको क्या बताया, परंपरागत स्रोत बताया। अब आपको पहचानना है समूह में। खनिज तेल आपका कैसा है, परंपरागत स्रोत है, बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा एक बार यूज करने के बाद। प्राकृतिक गैस भी आपकी खत्म हो जाती है एक बार यूज करने के बाद, ईंधन को जलाने के बाद भी ये भी खत्म हो जाता है, इसलिए राइट आंसर पहला वाला ही यहाँ पर हो जाएगा। अन्य को भी यहाँ पर देख लेते हैं। कोयला भी आपका परंपरागत होता है, यानी कि परंपरागत अगर आपको दिखाई पड़े या अनवीकरण, ठीक है, इसको अनवीकरण नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ईंधन भी आपका अनवीकरण है यानी कि परंपरागत है। बायोगैस, जो बायोगैस दोस्तों होती है ये नवीकरण है, यानी कि ये नई है, ये आपकी खत्म हो जाए इसको पुनः बनाया जा सकता है। ठीक है, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये कैसे हैं, ये तीनों के तीनों नवीकरण है। कैसे हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों नवीकरण है, नए स्रोत हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, इनको बार बार बनाया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जल विद्युत है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा भी आपकी नवीकरण में आती है, जल विद्युत भी आपका नवीकरण में आता है। परमाणु ऊर्जा जो है दोस्तों ये किस में आती है, परमाणु ऊर्जा का भी एक प्रकार से निर्माण किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपकी अनवीकरण में आती है। आपको समूह बताना था जिसमें सारे के सारे परंपरागत होने चाहिए, तो पहला वाला समूह यहाँ पर है आपका। ठीक है ना, तो परंपरागत आप समझ गए, जो जल्दी खत्म हो जाए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईंधन। ठीक है, तो ये होते हैं आपके परंपरागत, जिनको अनवीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके विपरीत होते हैं नवीकरण। नवीकरण में जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, ये सारे के सारे नए स्रोत होते हैं, इनको उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए इनको नवीकरण के नाम से भी जानते हैं। चलिए आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत वाला आपको बताना है। ठीक है, 19वीं सदी के दौरान यहाँ से आपसे पूछा गया है, औपनिवेशिक काल के दौरान। ठीक है ना, ये मैंने आपको टॉपिक भी करा दिया है। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना करी है। ठीक है, ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली थी, बिल्कुल मिली थी। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर सती प्रथा और विधवा विवाह का क्या किया था, इन्होंने इनकी पुष्टि करी थी। ठीक है, तो ये कुछ विद्वान थे जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर कानून बनाने की बात कही थी, ये भी करेक्ट होगा। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था, बिल्कुल दिया था। अगर आपसे पूछे सती प्रथा, जो सती प्रथा का उन्मूलन है या खत्म होने का है, इसको किसने सुझाव दिया था कि खत्म होना चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन के बारे में विचार विमर्श किया था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नहीं, गलत आपसे पूछा है ना, तो गलत आपका यहाँ पर 4 नंबर का होगा। बाकी सभी तीनों यहाँ पर करेक्ट है, जबकि 4 वाला यहाँ पर गलत है। गलत आपसे पूछा है, इसलिए गलत वाला आंसर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है पुरा स्थल के संदर्भों में, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। ए दोनों होंगे, तीनों होंगे या डी होगा।
तो चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। पुरा स्थल की अगर बात करी जाए, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर कोई चीज के अवशेष प्राप्त होते हैं या जमीन के नीचे दबे हुए प्राप्त होते हैं, तो वो होता है पुरा स्थल। ठीक है ना। जो पुरा स्थल होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं पुरा स्थल, ये आपके जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखना चाहूंगा, ये ऊपर भी पाए जाते हैं, नीचे भी पाए जाते हैं, और जैसे नदी हो गई या समुद्र हो गया, उनके तल में भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पूरा स्थल पाए जाते हैं। तो पहली बात यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है। अब आते हैं यहाँ पर राइट आंसर की बात करने के लिए। तो राइट आंसर केवल और केवल ए यहाँ पर होगा, केवल और केवल ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। कैसे होगा? सबसे पहले आप समझ लो, ये केवल जमीन के ऊपर, केवल अगर शब्द ना होता तो ये भी स्टेटमेंट राइट होता, यहाँ केवल ना होता तो ये भी राइट स्टेटमेंट होता, अगर कभी नहीं यहाँ पर ना होता तो ये भी स्टेटमेंट राइट होता। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाते हैं। परंतु कहा क्या गया है, ये केवल जमीन के ऊपर पाए जाते नहीं, ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते, नीचे भी पाए जाते, समुद्र तल में भी पाए जाते हैं। एनसीईआरटी से उठाकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही वाला करेक्ट होगा आपका, पहले ही वाला केवल ए। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ पुरा स्थल के बारे में। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, ठीक है, वही बात आ गई, ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है जो पुरा स्थल होते हैं ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जाते हैं, समुद्र तल में या नदी तल में भी आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन में क्या था, ये केवल, केवल थोड़ी ना दोस्तों, ये सभी जगह पर व्याप्त है, ऊपर, नीचे और तल में भी, इसलिए ये तीनों गलत हैं, पहले ही राइट है, आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन जो कि पेडागोजी से संबंधित है। ठीक है, पेडागोजी का यह क्वेश्चन है। तो पेडागोजी के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, वो तरीका भी मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। भूगोल शिक्षण, ज्योग्राफिकल पेडागोजी को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है, भूगोल शिक्षण से रिलेटेड संसाधन और संरक्षण जैसे मुद्दे होते हैं वो आपके ज्योग्राफी में ही आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? ज्योग्राफी में ही आते हैं, इसलिए ये पहला वाला तो यहाँ पर करेक्ट होगा। विकास और विस्थापन, ठीक है, विकास और विस्थापन दोस्तों किस में आता है? विकास जो होता है और विस्थापन होता है, ये एक अलग मुद्दा होता है। ठीक है, विकास का भी अध्ययन एक तरीके से ज्योग्राफी में किया जाता है। ठीक है, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती ये होती है पॉलिटिकल। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस की है, पॉलिटी की। तो ये आपका राजनीतिक शिक्षण का मुद्दा यहाँ पर दे दिया गया, जबकि आपको बताना है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का। मानव विकास भी आपका ज्योग्राफी से आता है। ठीक है, मानव विकास आप जो होते हैं, ठीक है, जनसंख्या भी आपकी भूगोल से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए विकास और विस्थापन किस में आता है? ये भी ज्योग्राफी में आता है। ए बी डी, ए बी डी, ए होगा, बी होगा और यहाँ पर डी होगा। ठीक है, तो 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है 10 नंबर का प्रश्न। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? उसे धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक या संघवाद, उसको बोलते हैं संघवाद। क्या बोलते हैं? संघवाद बोलते हैं। जिसमें एक से अधिक स्तर हो सरकार के, एक स्तर हो, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एक से अधिक होने चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? संघवाद के नाम से जानते हैं। धर्मनिरपेक्ष अगर मैं आपको बताना चाहूं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत किसी एक विशेष धर्म को नहीं स्वीकारता है, उसकी नज़र में सभी धर्म संविधान में कैसे बराबर हैं, ये होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो संघवाद यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आखिर दोस्तों क्या क्या बनाते थे वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पत्थर की मुहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। ठीक है,
तो हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे दोस्तों, वो पत्थर से निर्मित मुहरे बनाते थे। मुहरों के साथ साथ वाट, वाट क्या होता है दोस्तों, जिनसे कि वजन तोला जाता है, ठीक है, वो एक प्रकार से आपके बांट कहे जाते हैं। बाटों का निर्माण करते थे, मुहरों का निर्माण करते थे, मनकों का निर्माण, ठीक है, मनके या माला कह लो, ठीक है, मनकों का भी यहाँ पर निर्माण होता था हड़प्पा सभ्यता में। और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर निर्माण किए जाते थे, मुहरें भी उसके साथ निर्माण करी जाती थी, ठीक है। तो ये तो आपका ए वाला तो यहाँ पर बिल्कुल कैसा होगा, करेक्ट हो जाएगा ना। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, ये तो पता नहीं, ये तो यहाँ पर गलत होगा। लोहे से बनी तकलियां, पहली बात नोट कर लो, यहाँ पर क्या कर लो, नोट कर लो। तो अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। लोहा जो है भाई साहब, लोहा का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें आपका सोना का प्रयोग हुआ है, सोने का हुआ है, प्लस तांबे का हुआ है, ठीक है, सोना और तांबे का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको ताम्र ताम्र बोलते, क्या बोलते हैं इसको, ताम्र संस्कृति बोलते हैं या ताम्रकालीन की सभ्यता बोलते हैं। ताम्रकालीन की सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसको, हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है ना। तो लोहे से बना कुछ भी नहीं मिला है, ये आप अपने दिमाग में उतार लो। सोने का प्रयोग हुआ है, चांदी का प्रयोग हुआ है, तांबे का प्रयोग हुआ है, पत्थर की मोहरें भी पाई गई हैं। यहाँ पर कौन सा राइट आपका होगा, ए एंड डी, ए और डी, एडी आपके सेकेंड में है, ठीक है, सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात कही गई है, आपको बताना है। महाद्वीप, महाद्वीप आपको पहचानना है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। यह है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। अंटार्कटिका जो है यहाँ पर बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। यहाँ पर अधिकतर देशों के शोध संस्थान है, जैसे भारत का मैत्री है। भारत का कौन सा संस्थान है भाई साहब अंटार्कटिका में, मैत्री है, ठीक है, गंगोत्री है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये शोध संस्थान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कहता है कथन ए और कथन बी वाला प्रश्न है। कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। क्या दोस्तों रजिया ने अपने अभिलेखों में पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, आपको बताना है। सेकेंड क्या है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। आखिर दोस्तों तवारीख के लेखक क्या हैं, चलिए इसको भी आपको एकदम बेहतरीन ढंग से बता देता हूँ, सारी की सारी जानकारी, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बार बार यहाँ से ये रजिया वाला, तवारीख के लेखक वाला कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, पुरुष होने का जिस महिला ने भ्रम पैदा किया है उस महिला का नाम है रुद्रमा देवी। क्या नाम है, रुद्रमा देवी। क्या नाम है, रुद्रमा देवी है, जो दक्षिण भारत की एक रानी थी, ठीक है, दक्षिण भारत की रानी थी रुद्रमा देवी। उसने भ्रम पैदा किया है, ना कि रजिया ने भ्रम पैदा किया है। तो पहला तो आपका यहाँ पर कैसा हुआ, गलत हो जाएगा। वहीं मैं कथन दूसरे की बात करूं, तवारीख का मतलब होता है इतिहास लेखन। जैसे जैसे अकबर के ज़माने में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के ज़माने में, मुगल दरबार के ज़माने में तवारीख के लेखक हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के दौरान, ठीक है ना। तो वे ये तवारीख के लेखक ज़्यादातर दिल्ली में रहा करते थे, दिल्ली के शहरों में रहा करते थे। ये पूछा गया है कहाँ पर रहते थे, तो दिल्ली के ये शहरी क्षेत्र में रहा करते थे तवारीख के लेखक, यानी कि ये इतिहास लेखन कार्य करते थे। इन्होंने कहा था कि पुरुष जो है वो स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे होते हैं। ये तो बिल्कुल राइट है, पहला आपका गलत है, ठीक है। तो ए गलत किंतु बी सही।
सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का कैसा होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी बिद्दा, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया 3 महिलाओं की जिक्र की गई है यहाँ पर। ठीक है, पहला आपका क्या है, इल्तुतमिश की बेटी है रजिया, जिसको मैंने करवाया। वहीं दूसरी रानी है रुद्रमा देवी, जिसने अभिलेख में पुरुष भ्रम होने का उसने किया है, अभिलेख में पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, शायद इस बार एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? मध्य प्रदेश का था, कर्नाटक का था, महाराष्ट्र का था या आंध्र प्रदेश का था? तो तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, ये 2014 में आपका राज्य बना था। ठीक है, ये पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? आंध्र प्रदेश का हिस्सा। किसका? आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये भी आप याद रखना, आपकी पुस्तक में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा गया। कितनी बार? 5 से 6 बार पूछा गया है। सारा का सारा यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे ये क्वेश्चन जैसा भी आपसे पूछा जाए आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सको। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ आपको। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो दोस्तों 2005 का एक कानून आया भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के नाम से। तो इसमें कहा गया, ठीक है, अगर किसी भी औरत कह लो या लेडीज कह लो, ठीक है, अगर उसके पति की मृत्यु होती है, किसी महिला के पति की अगर मृत्यु होती है, महिला के पति की यानी कि हस्बैंड की अगर मृत्यु होती है, ठीक है, मृत्यु होने के बाद जो जमीन जायदाद रहती है, जो संपत्ति रहती है, उस पर हिस्सा किसका होगा? ठीक है, उस पे हिस्सा होगा उस पत्नी का होगा। ठीक है, मृतक की पत्नी का होगा, जो पत्नी के पुत्र होंगे या पुत्रियां होंगी, पुत्र का भी होगा, पुत्री का भी होगा, पुत्र पुत्री पत्नी। ठीक है, 3 लोगों का यहाँ पर हिस्सा बिल्कुल होगा। तो यही कहा गया है 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में। तो यहाँ पर क्या आंसर आपका होना चाहिए? यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार है। ठीक है, पुरुषों का भी अधिकार होगा, यानी कि उस महिला के बच्चे का भी होगा, उस महिला की जो बच्चियां होगी, पुत्रियां होगी, उनका भी अधिकार होगा और उस महिला का भी अधिकार होगा। यही बताया गया है 2005 के कानून में, जो कि कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया? दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। चलिए आपको राइट आंसर बताता हूँ। यहाँ पर आपका होगा कौन सा? यहाँ पर आपका कौन सा होगा? आदिवासी एवं दलित। आदिवासी एवं दलित लोगों को न्याय दिलाने के लिए वर्ष 1989 में कानून पारित किया गया था, अत्याचार निवारण अधिनियम के नाम से। ठीक है, जिसमें आदिवासी लोग हो गए या दलित हो गए, उनको न्याय दिलाने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 5, 6, 4, 3। तो भारत में जो ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है, ये आपके 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट, 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? कथन वाला यहाँ पर दिया गया है। कैसा है? कथन वाला है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, जिसको आपको बताना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने सुलह-ए-कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन वे
विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी थी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो यहाँ पर क्या दोनों आपके राइट है या कौन सा सही है? यहाँ पर चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड विकल्प, यानी कि दोनों सही हैं और सही कारण भी एक दूसरे का है और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। तो चलिए इस चीज को आपको समझा देता हूँ। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अकबर ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को ही अपना लिया था। ठीक है, वही कारण यहाँ पर बताया गया है। तो एक बार क्या हुआ, अकबर ने सर्वत्र शांति के विचार को स्थापित करने से पहले उसने सभी धर्म के जो क्या थे दोस्तों, सभी धर्म की जो व्याख्या करने वाले व्यक्ति थे, जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण ले लो, मुस्लिम धर्म में मौलवी को ले लो, ठीक है, ईसाई धर्म में जो भी हो उनको ले लो, यानी कि सभी धर्मों से उन्होंने एक एक व्यक्ति को चुना। ठीक है, उन्होंने जो व्याख्या करी, लोगों ने जो व्याख्या करी, उनकी व्याख्या में अकबर को लगा केवल ये कैसी व्याख्या करते हैं, धार्मिक रीति की व्याख्या करते हैं और मताधानता पर बल देते हैं, जिससे वे क्या होते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। ठीक है, आलोचना होती है। तो इसी कारण इसने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया और इसने सुलह ए कुल शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बना लिया था। ठीक है, तो वे कट्टर होते हैं, उसका कहना है। ये कारण बिल्कुल राइट है, ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे, इसलिए थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित यह बताना बच्चों को, भूतकाल में कैसे घटित हुआ है यह याद करवाना या याद रखना। याद रखना तो हमेशा गलत होता है, रटना याद कराना। ठीक है, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हिस्टोरिकल पेडागोजी से रिलेटेड, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इतिहास का। इतिहास का उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसे मुद्दे को आप लोग पहचानो जो वर्तमान में भी जिनकी चर्चा हो रही हो या प्रासंगिक हो। ठीक है ना, तो थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। यहाँ पर आपका केवल ए होगा, केवल बी होगा, दोनों होंगे या दोनों में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ से पूछा गया है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है कौन सी नीति? सरकारी नौकरियों में जो सूचीगत दलित होते हैं उनको उम्मीदवार को आरक्षण देना, यह भी सामाजिक न्याय को दर्शाता है, यानी कि प्रोत्साहित करता है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, ये भी, यानी कि मेहनत कम पड़े न्यूनतम पड़े ऐसा कानून पारित होना चाहिए, ये भी सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है। दोनों आपके कैसे होंगे, दोनों यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो अभी लाइक कर लो, अगर नए हो तो चैनल को अभी फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको अंत समय तक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम में हर क्वेश्चन को फंसाएगी। ठीक है ना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन वाला। यहाँ पर है कथन वाला। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। हाँ, दी थी, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, जो दिल्ली के सुल्तान थे दोस्तों, उनके समय में तवारीख के लेखक हुआ करते थे। तवारीख के लेखक का मतलब क्या होता है, जो इतिहास को लिखते थे, उनके दरबार को लिखते थे, इतिहास को लिखते थे, वे क्या थे दोस्तों, तवारीख के लेखक थे। उन्होंने कुछ सिद्धांत को भी अपनाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि जन्म सिद्ध अधिकार है और लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी की मतलब कि सलाह दी थी इन लोगों ने। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। सारे के सारे लोग तो सहमत नहीं होते थे, कुछ ही लोग सहमत होते थे, कुछ ही लोग सहमत होते थे। ठीक है, किसके विचारों से? तवारीख के लेखकों के विचार में सारे लोग सहमत नहीं होते थे।
ठीक है, ये गलत यहाँ पर है आपका। सहमत होते थे यहाँ पर दिया गया है, बल्कि नहीं सहमत होते थे। तो यहाँ पर आपका पहला राइट है, दूसरा गलत है। पहला कैसा है? पहला राइट है, दूसरा गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कम 10 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 15-20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। मैं वो आपको सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पर समझा देता हूँ, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। तो दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है। इस परत की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। तो यहाँ से मिलान वाले भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उल्का पिंड किस में जल जाता है? ये जलता है दोस्तों मध्य मंडल में। मध्य मंडल में उल्का पिंड आने पर फटाक से जल जाता है, और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता जाता है। यह है आपके मध्य मंडल की बात। अगर मैं बात करूं क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल में मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे आंधी, तूफान, ओला गिरना, बारिश होना, ये सारी की सारी घटनाएं, मौसम वाली घटनाएं जो होती हैं, वो कहाँ पर होती हैं? वो क्षोभ मंडल में होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं समताप मंडल की, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। इसको ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपके जहाज उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज उड़ाने के लिए इस परत को आदर्श माना गया है, क्योंकि इसमें मौसम वाली कोई घटना नहीं होती है। मध्य मंडल मैंने आपको बता ही दिया, उल्का पिंड आने पर जल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि बाह्य मंडल आखिर क्या होता है। बाह्य मंडल में दोस्तों रेडियो वाली जो तरंगे होती हैं, कैसी तरंगे? रेडियो वाली तरंगे यहीं पर आपकी उत्पन्न होती हैं या संचरित होती हैं, कुछ भी कह लो। ठीक है, इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस मंडल से? आयन मंडल के नाम से इसी को ही जानते हैं। किसको? बाह्य मंडल को। और इसके बाद एक लास्ट परत होती है, जिसको क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें सारी की सारी गैसें तरल अवस्था में तैरती रहती हैं, नाइट्रोजन, हीलियम। ठीक है, लास्ट वाली परत को बोलते हैं बहिर्मंडल। तो सारी की सारी परतें मैंने आपको बता दी जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राइट आंसर आपका मध्य मंडल होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेता हूँ। संसाधन के बारे में यहाँ पर कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। क्या दोस्तों सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है? समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ ही संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। संसाधन तो सभी चीजें होती हैं, संसाधन तो सभी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे पेड़ भी संसाधन है, मकान भी संसाधन है, नदियां भी संसाधन है। जो मनुष्य की आपूर्ति यानी कि पूर्ति करे किसी भी माध्यम से, वही संसाधन कहलाती है। तो सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, आर्थिक मूल्य नहीं होता है, कुछ ही संसाधनों का होता है। इसलिए आपका गलत है, सभी के कारण यहाँ पर गलत है। समय और टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी ऐसे कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदल देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर है, जो कि राइट है। यहाँ पर ए गलत है किंतु बी सही है। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 24 नंबर का क्वेश्चन। डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथन ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, डॉल्फिन के बारे में पूछा है आपसे। अलवड़ क्या होता है? अलवड़, अलवड़ का मतलब होता है स्वच्छ जल। कैसा जल? एकदम स्वच्छ जल, पेय जल, बिल्कुल साफ सुथरा जल को क्या बोलते हैं? अलवड़, जिसमें लवड़ ना हो। ठीक है, नमक ना हो, लवड़ ना हो, वही आपका होता है अलवड़ जल, यानी कि स्वच्छ जल। तो स्वच्छ जल में ही आपकी क्या पाई जाती है? डॉल्फिन पाई जाती है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। ये भी सही बात है अवस्थित। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है।
ठीक है। डॉल्फिन जिस जल में रहती है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र, तो वहाँ के जल की जो कितनी शुद्धता है उसको भी पता किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। आपके यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हैं, तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ए बी सी तीनों यहाँ पर कैसे हैं? राइट आंसर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। उचित विकल्प का चयन करें। कथन: सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन बी: सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ये भी करेक्ट है। दोनों आपके सही हैं। ठीक है, दोनों आपके सही हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है, हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो जो रेगिस्तान है दोस्तों, वो एक समय यानी कि अब तो वहां पर पूरा रेगिस्तान है, ठीक है। तो पहले के समय में ये हरा भरा मैदान था। किस आधार पर कह सकते हो कि हरा भरा मैदान था? इसका कारण है कि वहां से जो प्राप्त चित्र है, वहां की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में दोस्तों नदियों के चित्र बने हुए मिले हैं, मगर के चित्र बने हुए मिले हैं, हाथी के, शेर के, पशु के, बकरियां की, ठीक है, बकरियों के भी चित्र उन गुफाओं से प्राप्त मिले हैं। इसलिए इतिहासकार अनुमान लगाकर कहते हैं कि एक समय में आपका जो सहारा रेगिस्तान है ये हरा भरा मैदान था। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? ये आपके अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, दोनों आपके यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बात कर लेते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की। तो कहता है कि कथन, और यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी: चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, ये भी 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो चोल मंदिर है, चोल मंदिर धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु थे, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसमें दोस्तों जो कांस्य की प्रतिमाएं थी, कुछ तो इसमें देवी देवताओं की भी थी और कुछ भक्तों की भी प्रतिमाएं सम्मिलित करी गई थी। किसमें? चोल मंदिरों में। ठीक है, चोल मंदिर में जो प्रतिमाएं रखी जाती हैं उसमें कुछ भक्तों की भी थी, कुछ देवी देवताओं की भी थी। ये मंदिर जो थे ये धार्मिकता को दर्शाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु थे। ठीक है, यहीं से इनका ये सब कुछ किया जाता था एक प्रकार से। तो दोनों ही कथन आपके राइट है और स्पष्टीकरण भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। जैसे आप मान लो कोई इतिहासकार हो, आप गए हो कहीं पर, ठीक है, आप गए हो कहीं पर कंकाल खोजने के लिए। कंकाल आपने देखे, क्या देखे आपने? कंकाल वहां पर देख लिए। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है। कंकाल स्त्री का है या दोस्तों पुरुष का है, या बच्चे का है या बच्ची का है। आप कैसे पता करोगे? आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे? ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा जो इतिहासकारों के द्वारा बताई गई हैं। तो हड्डियों की संरचना आप देखोगे, कंकालों के साथ मिले आभूषण आप देखोगे, कंकालों का आकार आप देखोगे, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन आप देखोगे। तो पहली बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो कंकाल के साथ आभूषण मिलते हैं ये स्त्रियों के भी थे। ठीक है, साथ ही साथ पुरुषों के साथ भी ये दर्शाए जाते थे। तो ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बी नहीं हो सकता है। ठीक है, बी आपका यहाँ पर कैसा होगा? गलत हो जाएगा। कंकालों का आकार अगर आप देखोगे, आकार से भी पता चल सकता है। हड्डियों की संरचना पुरुषों और स्त्रियों की अलग अलग होती है, इससे भी यहाँ पर पता चल सकता है, लेकिन खाना बनाने वाले बर्तन के साथ ये नहीं होगा। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर भी इनका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो वही बात यहाँ पर भी सामने आई कि महिला भी पहनती है, पुरुष भी पहनते हैं, तो इससे स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, आभूषण से तो स्पष्ट यहाँ पर नहीं होने वाला है।
दूसरी बात क्या है, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच, हड्डियों की संरचना या जांच। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पर ये हड्डियों की संरचना से पता लगाया जा सकता है कि महिला है या पुरुष है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। तो मेरे हिसाब से केवल और केवल एक ही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, एक ही यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है? हड्डियों की जांच। क्या बताया गया? हड्डियों की जांच यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर क्या है? हड्डियों की संरचना। तो केवल और केवल ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, कंकाल का आकार यहाँ पर राइट नहीं होगा। केवल और केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपका है, कथन वाला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन भी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो दोस्तों घटना क्या घटती है एक 12,000 साल पहले की। तो कई क्षेत्रों में जो घास के मैदान है वो बढ़ने लगे थे। किसके कारण? गर्मी के कारण। जैसे जैसे घास के मैदान बढ़ने लगे, उसी के साथ जो घास खाने वाले जानवर होते हैं जैसे भेड़, बकरी, बारहसिंगा, हिरण, इनकी भी संख्या में बढ़ोतरी हुई। दोनों आपके कथन यहाँ पर कैसे हैं? दोनों बिल्कुल आपके सही हैं। एक दूसरे का कारण भी एकदम राइट है। ठीक है ना। वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? लाइक भी करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अंत तक आपको पूरी तैयारी एसएसटी की करवा दूंगा। 60 में से 55 नंबर पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।